दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन रहेगा। इससे पहले एक और वीडियो इस टॉपिक पर बन चुका है जिसमें हम लोग लोक नृत्य एवं राजकीय आय पर बात किए हैं, है ना। अब आज हम लोग देखेंगे कृषि। तो कृषि पर सीधा चलते हैं। कुछ चेंजेस जो हुआ है वो क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। तो कृषि के अंतर्गत पहले देखेंगे, सामान्य परिचय देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जो जनसंख्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन जो है कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवार, प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं। पहले दोस्तों ये था 76%, ठीक है। पहले ये था 76 के आसपास, जो गत 2 वर्षों से, मतलब पिछले बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें भी 82 था और इस बार भी 82 ही है। उससे पहले 76 था, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाला याद नहीं रखना है, अभी जो है 82% वही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.75 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 38.75। पिछले वर्ष कितना था दोस्तों? ये 38.45% था। इस वर्ष कितना बढ़ गया है? तो इस वर्ष बढ़ गया 0.3%, ठीक है। 0.3% बढ़ गया। तो इस वर्ष का हमको याद रखना है 38.75%, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है जिसमें सर्वाधिक जो है 52% क्षेत्र जलाशयों और नहरों के माध्यम से, 29% जो क्षेत्र है नलकूप से और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत दोस्तों तालाब जो है वो सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, मतलब कि जो स्थिर भाव है उसमें फसल क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है उसको देखेंगे 2022-23 में। तो इस बार दोस्तों जो योगदान रहा है वह रहा है 26,98,261 लाख रुपए, ठीक है। 26,98,261, ठीक है। वैसे तो इसको उतना पूछता नहीं है, फिर भी एक ये दोनों डिजिट को याद रख लेना 26-98 के आसपास, ठीक है। उसके बाद वृद्धि प्रतिशत देखें, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अगर इस बार वृद्धि प्रतिशत देखें दोस्तों, वो रहा है 6.53%। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो वृद्धि प्रतिशत रहा है योगदान में जीडीपी में, वो रहा है 6.53%, ठीक है। और जो योगदान प्रतिशत रहा है जीडीपी में, जो योगदान प्रतिशत रहा है ये है वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। 6.53 जो है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत, और योगदान प्रतिशत जीडीपी में इस बार का है वो है 9.89%, ठीक है। योगदान 9.89 और जो वृद्धि प्रतिशत है वो है 6.53, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं भूमि उपयोग हेक्टेयर में, ठीक है। 2021-22 का जो है भूमि उपयोग जो हेक्टेयर में हुआ है, मतलब कि कितने क्षेत्र में फसल बोया गया है, ठीक है, वो देखेंगे। तो सकल बोया गया क्षेत्रफल, जो सकल बोया गया क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 57,03,845 हेक्टेयर, 57,03,845 हेक्टेयर। और अगर इसी में शुद्ध की बात करें तो ये है 46,30,966, 46,30,966 हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। उसके बाद यदि द्विफसली की बात करें, या फिर एक से अधिक बार बोया गया भी बोलते हैं इसको, या द्विफसली क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों है 10,72,879, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि देखा जाए कि सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब कि सकल जो फसल क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखा जाए सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है, तो वह है सर्वाधिक राजनांदगांव में और न्यूनतम है नारायणपुर में। इसमें दोस्तों एक चीज याद रखना कि सर्वाधिक बोले या शुद्ध बोले या द्विफसली बोले, तीनों में सब में क्या है, राजनांदगांव पहले नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद यदि न्यूनतम देखा जाए, न्यूनतम बोया गया क्षेत्र जो है सकल में नारायणपुर, शुद्ध में बोया गया बोलेंगे तो भी नारायणपुर ही आएगा, लेकिन द्विफसली में बीजापुर आएगा दोस्तों। तो इसको याद रखना कि द्विफसली अगर बोला जाए कि द्विफसली जो बोया गया क्षेत्र है उसमें सबसे कम एरिया जो है बीजापुर का है, और बाकी आया तो आंख मूंद करके राजनांदगांव और नारायणपुर लगा देना है दोस्तों। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमुख फसलों के अंतर्गत जो है क्षेत्रफल कितना कितना लिया गया है। तो प्रमुख फसलों में जो है अनाज के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल लिया गया है दोस्तों? तो धान के अंतर्गत लिया गया है 4,348 या फिर 43,48.23 हेक्टेयर, ठीक है, हजार हेक्टेयर में है 43,48.23 हजार हेक्टेयर में, ठीक है। और पिछले वर्ष की अगर तुलना में देखा जाए तो ये जो क्षेत्रफल है वो अधिक लिया गया है, ठीक है। उसके बाद गेहूं में देखेंगे तो 160.27
तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, उसमें कमी आई है। ठीक है, इस वर्ष कितना है 160, और पिछले वर्ष कुछ भी रहा होगा 167 के समथिंग था, है ना। तो इस बार जो है कमी देखा गया है। उसके बाद मक्का के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 132, ठीक है दोस्तों, 132.3 हजार हेक्टेयर, उसमें भी कमी देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में। कोदो कुटकी के अंतर्गत अगर क्षेत्र देखेंगे तो वो आता है 50.35, और पिछले वर्ष की तुलना में जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों फसलों के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं धान, ठीक है, सॉरी दलहन देखते हैं। तो दलहन में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह चना के लिए है। चना के लिए जो क्षेत्रफल है दोस्तों 332.90, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है देखा जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखा गया है अधिक। ठीक है, वैसे ही लाख या तिवड़ा में देखें तो 173,000 हेक्टेयर, तो पिछले वर्ष की तुलना में भी इसमें वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। ठीक है, फिर उड़द देखते हैं, तो उड़द में दोस्तों क्या हुआ है 75.05, तो पिछले वर्ष की जो तुलना में है दोस्तों वो इसमें कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में जो है उड़द में जो है कमी देखी गई है क्षेत्रफल में। उसके बाद तुअर देखते हैं, तो तुअर में जो है 46.29, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है क्षेत्रफल में इसकी वृद्धि हुई है। उसके बाद दोस्तों ये आपका दलहन हो गया। उसके बाद आते हैं तिलहन में। तिलहन में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो रहा इस बार राई सरसों का, ठीक है, 34.08, तो इसमें जो है वृद्धि देखी गई है। उसके बाद सोयाबीन में जो है कमी, सोयाबीन का जो क्षेत्रफल है, बोया गया क्षेत्रफल, उसमें कमी देखी गई है, और इस वर्ष जो है इसका जो क्षेत्रफल है वह है 33.93 हजार हेक्टेयर, 33.93 हजार हेक्टेयर। रामतिल में देखें तो ये है 27.07, इसमें भी कमी देखी गई है। ठीक है, उसके बाद मूंगफली में 24.97, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अधिक मतलब वृद्धि देखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं कि अनाज जो खाद्यान्न जो हम लोग का जो खाद्यान्न है उसमें जो है क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, और उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन इस वर्ष जो है किसका रहा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है इस बार धान का रहा है, जो यहाँ हम लोग देखे हैं। उसके बाद गेहूं का, उसके बाद मक्का, फिर उसके बाद कोदो कुटकी। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसके उत्पादन के अंतर्गत देखते हैं तो धान का वही रहेगा, सेम टू सेम देखिए। ठीक है, और जो दोस्तों मक्का और गेहूं, यहाँ देखो गेहूं में सर्वाधिक क्षेत्रफल है लेकिन उत्पादन किसका हो रहा है, मक्का का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर क्षेत्रफल में बोले तो क्षेत्रफल में जो है गेहूं का क्षेत्रफल ज्यादा है, और उत्पादन में देखे तो गेहूं से ज्यादा उत्पादन जो है मक्का का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दलहन का देखते हैं। ठीक है, ये जो है अपना दलहन का है, इसको पहले मैं ऐसे लाइन खींच के अलग कर देता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा दोनों, तो है ना। इसके बाद हम लोग दलहन का देखते हैं। तो दलहन में दोस्तों देखेंगे तो क्षेत्रफल में चना, लाख, उड़द, फिर तुअर, ये जो लाख है उसको तिवड़ा भी बोलते हैं, कई जगह तिवड़ा लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें जो है उत्पादन और क्षेत्रफल दोस्तों दोनों सेम है। चना का उत्पादन सर्वाधिक है और क्षेत्रफल भी। उसके बाद लाख आएगा दोनों में, ठीक है, उसके बाद दोनों में उड़द, फिर दोनों में तुअर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो उतना कठिनाई नहीं है। उसके बाद देखते हैं तिलहन। तिलहन में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत लिया गया है राई सरसों, फिर उसके बाद सोयाबीन, फिर रामतिल, उसके बाद मूंगफली। लेकिन यदि उत्पादन में देखा जाए तो इस वर्ष जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन रहा है, उसके बाद सोयाबीन का, उसके बाद राई सरसों का, फिर तिल का। तो इसके बाद दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, दलहन में सेम रहेगा और इसमें ये जो है थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। ठीक है, उसको याद रखना। और अगर इसको तो आप ये याद रखना, डायरेक्ट पूछ देता है कि सर्वाधिक जो उत्पादन किसका रहा, तो खाद्यान्न में धान का रहा, और अगर दलहन में बोले तो चना का रहेगा उत्पादन, और तिलहन में बोला जाए तो मूंगफली का रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन। जो प्रमुख फसल होते हैं उसका औसत उत्पादन जो है कितना रहा। ठीक है, तो इस बार जो है दोस्तों गन्ना का रहा 5,316, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई है 5,316। ठीक है, उसके बाद मक्का का याद रखेंगे तो मक्का का जो औसत उत्पादन है दोस्तों 3,257, मतलब प्रति हेक्टेयर किलोग्राम, मतलब प्रति हेक्टेयर इतना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो 3,257, तो इसमें जो है दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है। उसके बाद धान के देखते हैं तो ये है 3,045। ठीक है, 3,045, ये इसमें भी दोस्तों कमी दर्ज की गई है। ठीक है, उसके बाद गेहूं में है 1272, इसमें भी दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में इसके भी औसत उत्पादन में कमी देखी गई है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जल संसाधन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग जल संसाधन। जल संसाधन के अंतर्गत देखेंगे जो हमारी सिंचाई क्षमता है वो उसमें वृद्धि कितना हुआ है। ठीक है, तो कुल सिंचाई क्षमता में जो है वृद्धि हुआ है, वृद्धि नहीं बोल सकते हैं, जो हमारी कुल सिंचाई क्षमता है वह इस वर्ष रहा है 21.47 लाख हेक्टेयर, 21.47 लाख हेक्टेयर। राज्य गठन के समय
कुल सिंचाई क्षमता देखे तो कितना था दोस्तों, तो वो था 13.28 लाख, 13.28 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद राज्य गठन के उपरांत जो है सिंचाई क्षमता में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 8.19 लाख हेक्टेयर, 8.19 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 8.19 लाख हेक्टेयर। फिर वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों क्या है, 38.75। हम लोग जो इसको कृषि में भी पढ़े हैं, ठीक है। जो वर्तमान में सिंचाई क्षमता का जो प्रतिशत है वह है 38.75%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निर्मित एवं निर्माणाधीन जो योजना है हमारे राज्य के अंतर्गत, तो उसमें जो है दोस्तों वृहद परियोजना के अंतर्गत स्थापित जो है, जो जिसका निर्माण हो चुका है वो है 8 और 4 जो है निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मध्यम, मध्यम के अंतर्गत जो है 38 है और निर्माणाधीन जो है दोस्तों 0 है। इससे पहले क्या था, ये जो था वो था 37 और निर्माणाधीन था वह 1। तो अब निर्माणाधीन जो एक निर्माणाधीन था वो उसका भी निर्माण हो चुका है दोस्तों। तो अब जो है हमारे पास जो है 38 स्थापित मध्यम परियोजना है, ठीक है। उसके बाद लघु देखते हैं, तो लघु में है 2477 जो है निर्माणाधीन, निर्माण हो चुका है स्थापित, और जो निर्माणाधीन है वो है 340। इससे पहले ये था दोस्तों 333। तो अभी जो है 7 है निर्माणाधीन जो है और है, ठीक है। उसके बाद नलकूप देखते हैं, तो नलकूप में जो दोस्तों स्थापित है वो 30 है और जो निर्माणाधीन है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनीकट, एनीकट में जो स्थापित क्षमता है वो है 806 जो है एनीकट में है जो स्थापित क्षमता है, और जो निर्माणाधीन है दोस्तों वो है 199, निर्माणाधीन है 199। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुल सिंचित क्षेत्रफल, ठीक है, कुल जो संसाधनों से जो सिंचित क्षेत्रफल है वो देखते हैं। तो जो दोस्तों सर्वाधिक जो हमारा सिंचित जिला है कुल में, तो वो है जांजगीर चांपा, ठीक है। पिछले बार था वो कोरबा था, इस बार जो है चेंज हो गया है, वो है जांजगीर चांपा। और इसका जो टोटल एरिया है वो है दोस्तों, मतलब हेक्टेयर में 2,44,292, 2,44,292। फिर जांजगीर चांपा में दोस्तों जो है प्रतिशत में देखें कितना है, तो वो है दोस्तों 84%, ठीक है। 84% जो जांजगीर चांपा में है वो है कुल सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत। उसके बाद न्यूनतम में देखते हैं दोस्तों, तो वो है नारायणपुर 181 हेक्टेयर, और जो प्रतिशत में है वो है दंतेवाड़ा। तो हेक्टेयर में अगर बोले तो नारायणपुर सबसे कम में, और अगर प्रतिशत में बोले तो दंतेवाड़ा, ठीक है। और ये जो दोस्तों है वो है कुल में, ठीक है, कुल में है, ये जो भी हम लोग देख रहे हैं वो कुल में है। उसके बाद देखते हैं नीरा, मतलब कि शुद्ध, शुद्ध में क्या आता है दोस्तों कि सिंगल एक ही फसल होगा, उसमें द्विफसली को शामिल नहीं किया गया। तो एक फसल जो नीरा है उसमें क्या लिया गया है दोस्तों, सर्वाधिक जो है जांजगीर चांपा का है 2,44,292, जो ऊपर है वो सेम नीचे में भी है, और वैसे ही नारायणपुर सेम टू सेम है। इसमें जो दोस्तों चेंजेस हुआ है वो परसेंटेज का हुआ है। देखो जांजगीर चांपा यहाँ 84% है कुल में, और यहाँ नीरा में 94% है, यहाँ 84% है और यहाँ 94% है, ठीक है, नीरा के अंतर्गत। और दंतेवाड़ा जो है सबसे न्यूनतम है नीरा के अंतर्गत, और वहां भी है कुल में। तो कुल और न्यूनतम में लगभग सब सेम है दोस्तों, बस वहां 84% है कुल में और यहाँ 94% है, वो बस चेंजेस है, बाकी उसमें सेम है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे भूगर्भिक जल की स्थिति। तो प्रदेश में सतही जल की जो मात्रा है, प्रदेश में सतही जल की मात्रा है वह है 48,296 मीटर मिली घन मीटर, ठीक है, 48,296 मिली घन मीटर, ठीक है। उसके बाद ये 48,296 मिली घन मीटर में कितने उपयोग में लाया जाता है, तो वो है 41,720 मिली घन मीटर। कितना लाया जाता है, 41,720 मिली घन मीटर, ठीक है, ये उपयोग में लाया जाता है, और इतना जो है अपने पास टोटल रिजर्व उपलब्ध है, ठीक है। केंद्रीय भूजल की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भिक जल की स्थिति, ये क्या है, सतही जल की स्थिति, मतलब तालाब वगैरह में, ठीक है। और भूगर्भिक जल मतलब कि जमीन के अंदर की मात्रा जो है 11,630 मिली घन मीटर, कितना है 11,630 मिली घन मीटर, ठीक है। उसमें से हम उपयोग कितना करते हैं, तो मात्र 44%। भूगर्भिक जल का जो है उपयोग हम लोग कितना करते हैं, तो 44%, ठीक है। भूगर्भिक जल की दृष्टि से विकास खंड, मतलब कि कितने विकास खंड जो है संकटपूर्ण है, नहीं है कि अति संकटपूर्ण में है, उसको देखेंगे। तो हमारे पास अभी टोटल कितना है, 146 विकासखंड, ठीक है। 146 में कितना 122 है जो है वो सुरक्षित है, मतलब वो संकट से मुक्त है। उसके बाद देखेंगे आंशिक संकट, मतलब थोड़ा बहुत संकट है, मतलब थोड़ा बहुत वहां पानी की कमी है, तो वो है 22। और संकटपूर्ण मतलब जो संकट में है वो है 2, और अति संकट एक और लेवल होता है, वो उससे हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें कोई भी विकासखंड नहीं आता अति संकटपूर्ण में, ठीक है दोस्तों। तो इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका जो पिछला वीडियो है मैंने उसमें जो है लोक नृत्य और राजकीय के बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।